देखिए, अगर रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है और कोई ऐसा इसका अर्थ लगाता है, ऐसे इसकी व्याख्या करता है या ऐसा समझता है, तो मैं समझता हूँ कि सोच सही नहीं है। राजनीति कितना जरूरी है, बोले जितना हम शौचालय जाते हैं ना, इतना जरूरी है समाज जीवन के लिए। राजनीति की इतनी जरूरत है। राजनीति ही सब कुछ नहीं। हम 24 घंटा हम शौचालय में नहीं बिता सकते, कुछ देर के लिए जाते हैं, लेकिन वो जरूरी है। और भारतीय जो जीवन पद्धति है उसका उनको बहुत गहरा अध्ययन था। वेदों का अध्ययन था, उपनिषदों का अध्ययन था, भारतीय वांग्मय का उनको बहुत गहरा ज्ञान था। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अनुभवी राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के सांसद हरिद्वार से श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। स्वागत है आपका इन्वेस्टिगेशन में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला सवाल आपका ये है कि राजनीति में आने की प्रेरणा क्या थी आपकी? देखिए, बेसिकली तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखता हूँ, क्योंकि छात्र जीवन में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, और लगभग 13-14 साल तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। और उसके बाद 93 में मैं राजनीतिक क्षेत्र में मेरा पदार्पण हुआ, वो भी संगठन की राजनीति में, जहाँ पर हम एक विचारधारा मानते हैं, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हम अपने संगठन को देखते हैं। तो उस रूप में संगठन मंत्री के रूप में मुझे लगभग 10 वर्ष काम करने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश में 2000 तक, और उसके बाद 2 वर्ष लगभग उत्तराखंड में। और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मूलतः मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। राजनीति शायद प्रारब्ध था, इसलिए राजनीति में आए। बहुत रुचि राजनीतिक कार्यों में नहीं थी, प्रारब्ध था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में आप काम करते थे, उसके साथ आप जुड़े थे, तो उसके साथ साथ आपको बीजेपी के साथ जुड़ने का सुझाव कैसे मिला? नहीं, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर हम उसके मूल को देखने की कोशिश करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, वो कहीं न कहीं संघ से अभिसिंचित है, संघ से प्रेरित है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से संघ से भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकी है, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से अगर कोई राजनीतिक दल संघ के सबसे करीब है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैंने कहा ना कि प्रारब्ध था। मेरे तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे चुनावी राजनीति में जाना है या विधानसभा में जाना है, लोकसभा में जाना है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि जिसको कहते हैं कि ना करते हुए भी, और मुझे चुनाव लड़ाया गया 2002 का। मैं पहली बार 2002 में विधायक बना। तो सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब ये जो आरएसएस के साथ आपने जो काम किया था, ये सिर्फ बीजेपी की ही नज़दीकी है, लेकिन इससे जुड़े तो बहुत सारे लोग अन्य पार्टियों में भी काम कर रहे हैं। देखिए, संघ एक विचारधारा है, और संघ कभी किसी भी स्वयंसेवक को ये नहीं कहता कि आप भारतीय जनता पार्टी में ही काम करिए। संघ ये बोलता है कि आप विचारधारा के लिए काम करिए। संघ की राष्ट्र को लेकर के जो अवधारणा है, संघ की राजनीति में जो एक स्वच्छता और एक स्वच्छ राजनीति की जो संघ की सोच है कि स्वच्छ राजनीति ही देश को आगे बढ़ा सकती है, देश को मजबूत कर सकती है, और उसमें राष्ट्रवाद ये गहराई से घुला हुआ होना चाहिए। राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उससे अनुप्राणित होना चाहिए। और इसलिए संघ कभी ये नहीं कहता कि हम किसी दल विशेष से जुड़े हुए हैं। संघ हमेशा ये कहता है कि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उस विचारधारा के लिए हम काम करते हैं।
संघ की प्रेरणा यही है, संघ के स्वयंसेवकों उनकी अपेक्षा यही है कि जो विचारधारा संघ की है उस विचारधारा के आधार पर हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करें। अभी की युवा जो है वो भारी मात्रा में संघ से जुड़ना चाहती है। बहुत सारे युवा है जो संघ से जुड़ना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका निगेटिव थॉट है उसके बारे में। उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सोच चलती हैं और लोकतंत्र का मतलब भी यही है कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, आप अच्छे के लिए करिए। सबकी एक विचारधारा नहीं हो सकती है, सब एक दिशा में नहीं जा सकते, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में 5 छोटे छोटे बच्चों को लेकर शुरू किया था डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने, आज वो संघ के स्वयंसेवक सैकड़ों तरह के, राजनीति तो एक चीज़ है जो दिखाई दे रही है, लेकिन समाज जीवन में 100 से ज़्यादा संगठन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर के, अनुप्राणित होकर के और देश सेवा का काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका एक पावर जेनरेटिंग सेंटर की है, जहाँ पर पावर जनरेट होती है, या पावर हाउस जैसे बिजली पैदा होती है, वहाँ तो कुछ नहीं दिखता। पावर हाउस कहाँ दिखता है? हाँ, ऐसा कहा जाता है। विशेष रूप से निगाह चाहिए उसको देखने के लिए, या हमको वहाँ सामने जाना पड़ेगा, लेकिन पावर हाउस से जो एनर्जी जनरेट होती है वो चारों तरफ दिखाई देती है। तो इसी तरह से संघ का काम है कि एनर्जी जनरेट करना और उस एनर्जी को राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, अपनी संस्कृति के हित में उस एनर्जी का इस्तेमाल करना। अच्छा, कहा जाता है कि जो लोग आरएसएस ज्वाइन करते हैं वो बहुत कट्टरवादी होते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? देखिए, तो आरोप है। संघ की विचारधारा ये हिंदुत्व की विचारधारा है और हिंदुत्व कभी कट्टर नहीं हो सकता है। हिंदुत्व क्या है कि हम सब भाई बहन हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये किसने सिखाया? ये हिंदू ने सिखाया। हिंदुत्व से ये अभिप्रेरित हैं कि हम सारी दुनिया को अपने भाई बहन के रूप में देखते हैं। सारा दुनिया ही हमारा एक परिवार है। विश्व बंधुत्व की जो कल्पना की गई है, अब दुनिया ने तो अब कहा ना, ग्लोबल विलेज और ये तमाम तरह की बातें पिछले 25, 30, 35 साल की बातें हैं। संघ ने तो, हिंदुत्व ने तो बहुत पहले कहा कि भाई सारा विश्व ये हमारा एक परिवार है और हमको एक परिवार के रूप में इसको देखना चाहिए। तो वो जो संगठन पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में देखता है, सबको अपने परिवार के रूप में देखता है, भाई बहन कह के संबोधित करता है, वो कट्टर कैसे हो सकता है? तो ये आरोप है और प्रायोजित आरोप है। संघ की बढ़ती शक्ति को देखते हुए इस तरह के आरोप समय समय पर लोगों ने लगाए हैं। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है सर? देखिए, मैं लगभग 4 साल में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहा। उससे पहले मैं 5 साल मिनिस्टर रहा, उससे पहले विधायक रहा। यानी विधायक के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में मैं राज्य की राजनीति में तीनों रूप में मुझे काम करने का मौका मिला और ये मेरा सौभाग्य रहा कि हमने हमेशा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमको सिखाता है कि भाई संघ का स्वयंसेवक का मतलब क्या है। संघ का स्वयंसेवक का मतलब है कि वो ईमानदार होना चाहिए, वो चरित्रवान होना चाहिए, उसका राष्ट्रीय चरित्र उज्जवल होना चाहिए, उसका वैयक्तिक जो जीवन है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब हम राजनीति में जाते हैं तो तमाम इन चीज़ों से बच पाना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि तमाम तरह के लालच भी होते हैं, तमाम तरह की बाधाएं भी आती हैं। जब हम अपने रास्ते से हट जाते हैं या रास्ते से हटने को हम, कई बार लोग कहते हैं कि मजबूरी है, हालांकि मैं उसको नहीं मानता। अगर आप ईमानदार हैं तो फिर मजबूरी किस बात की है? और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति की जो बोलते हैं काली कोठरी है, ये ऐसा बोलते हैं राजनीति के लिए, तो उसमें से मैं मानता हूँ कि हमने साफ सुथरे निकलने की कोशिश की और हमें मानते हैं कि हम उस
जो दलदल है उससे बचकर निकले हैं, बाहर आए हैं, सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो लोग एक बार राजनीति से जुड़ जाते हैं वो फिर निकलना नहीं चाहते वहां से। हाँ, ऐसा है, लेकिन राजनीति को हम इतना जरूरी मानते हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक थे माधव सदाशिवराव गोलवकर, प्रोफेसर थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और बहुत बड़े विद्वान थे, और भारतीय जो जीवन पद्धति है उसका उनको बहुत गहरा अध्ययन था। वेदों का अध्ययन था, उपनिषदों का अध्ययन था, भारतीय वाङ्मय का उनको बहुत गहरा ज्ञान था। तो ये कहते थे कि राजनीति कितना जरूरी है। बोले जितना हम शौचालय जाते हैं ना, इतना जरूरी है समाज जीवन के राजनीति की, इतनी जरूरत है। राजनीति ही सब कुछ नहीं। हम 24 घंटा हम शौचालय में नहीं बिता सकते, कुछ देर के लिए जाते हैं, लेकिन वो जरूरी है। राजनीति को उन्होंने ये नहीं कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बोले इतना ही जरूरी है। लेकिन राजनीति को ही जो लोग सर्वस्व मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं, कुर्सी को सब कुछ मान लेते हैं, कुर्सी पर बैठने के बाद जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम बादशाह हो गए, वो सोच ठीक नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से जीत कर आते हैं, जनता हमको जिता कर भेजती है। वो जनता सर्वोच्च होना चाहिए, और उस जनता के प्रति, उन लोगों के प्रति, पार्टी में है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति हमारी जो सोच है, हमारा जो व्यवहार है, वो उदार होना चाहिए। उनके प्रति उदारता, ये हमको सदैव उदार बने रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राजनीति ये आवश्यक है, लेकिन कितनी आवश्यक है ये मैंने आपको बताया। अभी की युवा पीढ़ी काफ़ी मात्रा में, ऐसे युवा पीढ़ी जो राजनीति में आना चाहते हैं काफ़ी उत्साह के साथ, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लेकिन उनके परिवार राजनीति का नाम सुन के ही डर जाते, कहते नहीं वो सही जगह नहीं। देखिए, इसके बारे में हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि राजनीति को कैरियर मान के ना आए। कैरियर मानकर आएंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कैरियर न माने, हम राजनीति को सेवा का अवसर मान करके आए कि हमको देश की सेवा करनी है, हमको समाज की सेवा करनी है। हम इस भाव से आते हैं तो फिर हम सहज रहते हैं। और ये कहना चाहिए कि फिर कभी हमारे जीवन में जो एक निराशा आती है राजनीति में, कई बार लोगों के मन में। क्या राय है सर? देखिए, अगर हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, इसी तरह से गांव के लोग शहरों की तरफ आते हैं, एक प्रदेश से दूसरे तीसरे प्रदेश में भी जाते हैं, तरक्की के लिए जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मजबूरी में पलायन, ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। मजबूरी का पलायन ये ठीक नहीं है। लोग विकास के लिए जाते हैं, बड़ी सोच के साथ घर से बाहर निकलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने घर के आसपास अगर रोज़गार करते हैं, घर के आसपास कोई काम करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन है, लोग जाते हैं और किसी को बहुत बड़ा व्यापार करना है तो गांव छोड़ के शहर में आ जाता है, उसे और बड़ा करना है तो और बड़े शहरों में आ जाता है, किसी को और बड़ा करना है तो दुनिया में अपने धंधा फैलाता है, व्यापार फैलाता है। और अब तो व्यापार भी आज के तकनीकी युग में, व्यापार में भी बहुत बड़ा चेंज हो गया है कि आप अपने घर में बैठ कर के फिर बहुत बड़े बड़े सौदे कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने घर में बैठ के सारा मॉनिटर कर सकते हैं। और इसलिए पलायन न हो, ये कोशिश होना चाहिए। लेकिन ये हम ये माने कि पलायन होगा ही नहीं, तो वो भी हमारी सोच, मुझे लगता है कि परिपक्व सोच नहीं कहलाई जाएगी। पलायन होगा, थोड़ा बहुत होगा, और विकास के लिए होता है, तो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हर साल हमारी सरकार बहुत सारी योजना, बहुत सारी नौकरियां निकालती, लेकिन फिर भी हमारे देश के युवा बेरोजगारी का गुण गाते हैं, गाथा गाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर
रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है, और कोई ऐसा इसका अर्थ लगाता है, ऐसे इसकी व्याख्या करता है या ऐसा समझता है, तो मैं समझता हूँ कि सोच सही नहीं है। सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है? आज भी मुझे लगता है हमारे देश में 3.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो लोग रोजगार कर रहे हैं तो स्वरोजगार के माध्यम से काम कर रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई डेयरी कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई मजदूर सप्लाई का काम कर रहा है। तमाम तरह के काम लोग आज कर रहे हैं। और इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप सरकारी नौकरी से अपना ध्यान हटाइए, स्वरोजगार करिए। रोजगार करो और रोजगार देने वाले बनो कि अगर मैं कोई स्वरोजगार करता हूँ तो मैं 2 लोगों को और रोजगार दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि जो बेरोजगारी की जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जा सकता है। भारत सरकार ने आज तमाम डेवलपमेंट के जो काम किए हैं उसके कारण लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। भाई आप ये देखिए कि सड़कों का जाल बिछ रहा है, काम करने वाले कौन है? वो भी एक रोजगार का जरिया है। आज मेडिकल के फील्ड में काम करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ कौन काम कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं? तो हम आज आप ये देखिए कि जो हमारे ऑर्डिनेंस है या हमारी जो सुरक्षा से जुड़े काम हैं, DRDO से संबंधित काम हैं, वहाँ पर भी आज प्राइवेटाइजेशन हुआ है और उसके कारण रोजगार के नए नए अवसर खुले हैं। तो हमको सरकारी नौकरी की बजाय स्वरोजगार पर फोकस करना चाहिए। स्वरोजगार पर फोकस करेंगे तो हम बेरोजगारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के नेतृत्व में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड का नेतृत्व तो बहुत बढ़िया नेतृत्व है, अच्छा नेतृत्व है। और बाकी कमी ढूंढने वालों के तो 50 कमियां हो सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड की सरकार रोजगार की ओर उनका ध्यान है, भ्रष्टाचार न हो इस ओर उनका ध्यान है। तो एक सामान्यतः जो करना चाहिए सरकार को वो काम सरकार कर रही है। उसमें उत्तराखंड में बार बार प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, देखिए जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है इस चीज़ों। देखिए वो एक समस्या है वो, लेकिन हम अन्य तरह के, जैसे पर्यटन का क्षेत्र है, आपके पास पर्यटकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वेलनेस का जो फील्ड है उस पर उत्तराखंड में लोग आना चाहते हैं। उत्तराखंड में बागवानी का बहुत बड़ा स्कोप है। आज भी अगर हम फल देखें तो हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। लगभग 20-25% फल ही हम अपना पैदा करते हैं, बाकी हम आयात करते हैं दुनिया के देशों से। उत्तराखंड जैसे राज्य में अगर हम देखें तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ पर क्लाइमेटिक जो जोन्स हैं, तो भारत में 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं और उत्तराखंड में अगर हम देखें रेगिस्तानी और समुद्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्लाइमेटिक जोन्स हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके कारण बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी है तो हम तमाम तरह के जो फल हैं, फूल हैं, जो औषधीय पौधे हैं, श्रृंगारिक पौधे हैं, और इसी तरह से जो आज फिशरीज के क्षेत्र में आज कोल्ड वाटर फिशरीज की बात होती है, बहुत महंगी ट्राउट फिश बिकती है, वो तमाम स्कोप उत्तराखंड में है। तो हम लोग इन कामों को प्रोत्साहित करके, इनको आगे बढ़ा करके, इन पर फोकस करके, एक तो हम जो विदेशों पर हम निर्भर हैं वो निर्भरता हमारी कम होगी, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, और दूसरी चीज़ स्थानीय लोगों को हम प्रोत्साहित करके, उनको सहयोग करके और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, रोजगार की दृष्टि से भी और उत्पाद की दृष्टि से भी। मोदी और शाह जी की जोड़ी के साथ आपने काम किया है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगता है? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी जब संगठन का काम करते थे
तब से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, यानी कि उत्तराखंड राज्य बनने के पहले से लेकर के और राज्य बनने के लगभग 2 साल तक हमको उनके साथ काम करने का मौका मिला, संगठन का काम करने का मौका मिला। वो हमारे राज्य के प्रभारी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली है हमेशा। उनकी विशेषकर उनका अनुशासन, उनकी दृढ़ता, उनका अध्ययन, वो बहुत अध्ययनशील हैं और सोच बड़ी स्पष्ट और क्लियर है कि क्या करना है, कैसे देश आगे बढ़ेगा। और इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत जिस तरह से बढ़ा है, चाहे आप स्पेस साइंस देख लीजिए, आप भूगर्भ विज्ञान देख लीजिए, आप जो हमारी जल सेनाएं हैं उनको देख लीजिए, सुरक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, इंडस्ट्रियल फील्ड में आप देख लीजिए। दुनिया का कौन सा देश ऐसा है आज कि जो 40 किलोमीटर पर डे हाईवेज बना रहा है? कोई देश नहीं है दुनिया के ऐसा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत ही जुझारू हैं, संकल्पवान हैं और इतना साफ सुथरा राजनीतिक जीवन, आप ये लगेगी लगभग उनको आज 22-23 साल से 2002 में वो मुख्यमंत्री बने थे। इतना लंबा राजनीतिक जीवन और जिस पर कोई दाग ना हो, तो हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे लिए प्रेरणा है। अमित भाई साहब के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला 2013-14 से, जब वो राष्ट्रीय महासचिव थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तो उनके साथ उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के नाते मुझे काम करने का मौका मिला। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, उसके बाद मुझे झारखंड का प्रभारी बनाया गया। झारखंड में हमने सरकार बनाई, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय भी अमित भाई ने एक जो विदर्भ क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहाँ मुझे जिम्मेदारी दी थी। बाकी देश में हम जगह जगह जाते हैं, तो उनकी अपनी सोच है और सबसे बड़ी जो बड़े बड़े कुशल रणनीतिकार हैं। आज आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री के नाते जिस तरह से उन्होंने 370 को समाप्त करने के लिए काम किया, जिस तरह से आपका ये जो बिल है, वक्फ संशोधन बिल लाए, देश के अंदर नक्सलवाद को ख़त्म करने का काम जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो उसमें साफ दिखता है कि उनका आतंकियों के प्रति क्या उनका रवैया है और उसको समाप्त करने के लिए किस तरह से वो प्रतिबद्ध हैं, उनकी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। तो जो काम उनको दिया गया है वो बेहतरीन तरीके से अपना काम करते हैं। बहुत कुशल रणनीतिकार हैं और अपनी जगह वो भी एक दृढ़ व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आदित्यनाथ योगी जी के बारे में कहा जाता है बुलडोजर बाबा, और बहुत ही आक्रामक उनका जो स्वभाव है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहते हैं लोग कि वो हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़े होते हैं, बाकी किसी को नहीं। देखिए भाई, आपको एक चीज़ बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए और देश की जनता को भी समझ लेना चाहिए कि जो गोरक्ष पीठ है वो बनी ही गौरक्षा के लिए है, यानी कि हिंदुत्व के लिए। गौ को माँ का दर्जा अगर किसी समाज ने दिया है तो वो हिंदू ने दिया है। माँ अगर कोई हिंदू की दूसरी कोई है तो गाय माता है। और इसलिए योगी जी का जो नज़रिया है और जो उस पीठ की एक महिमा है, उस महिमा को बढ़ाना, देश के गौरव को बढ़ाना, देश के जो मान बिंदु हैं उनकी रक्षा करना, ये योगी जी के व्यवहार में है। और जिस तरह से उनकी जो काम करने की शैली है, युवा है और बहुत ही आक्रामक उनकी काम करने की शैली है। उनको कोई चीज़ गलत लगती है तो उसको मिटाने के लिए वो हर प्रयास करते हैं जो देश के हित में है। और इसलिए योगी जी का एक अपना व्यक्तित्व है, अपना काम करने का तरीका है। कोई ये नहीं कह सकता किसी निरपराध व्यक्ति पर, वो चाहे किसी जाति धर्म का होगा,
योगी आदित्यनाथ ने किसी को नुकसान जी ने आज उन तमाम माफियाओं को जमीन के अंदर दबाने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विपक्षियों का कहना है जो ये योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बस लड़ाई करवाते हैं, बस अपना आक्रमण सिर्फ मुसलमानों को दिखाते हैं, हिंदू के लिए कुछ नहीं। मैंने देखिए, मुझे बताइए किस निरपराध मुस्लिम पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई, किस पर कार्रवाई हुई? अतीक अहमद पर, अंसारी पर, अंसारी जी, किस पर कार्रवाई हुई? और इसलिए कुछ लोग जो उनके हित रक्षक हैं या जिनके वो हित रक्षक होते थे, उनके बचाव में इस तरह की बातचीत करते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता समय समय पर जवाब दे रही है। आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, मैंने शुरू में बताया आपको। और हमारी जो राजनीतिक सोच है हमेशा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उसको प्राण मिला है, वो उससे पुष्पित और पल्लवित हुई है। और संघ में कभी भी व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती, संघ में व्यक्ति निष्ठा नहीं सिखाई जाती, संघ में विचारों की निष्ठा है, संघ में भगवत ध्वज का सम्मान है। और भगवत ध्वज ही हमारी प्रेरणा है, ये हमको सिखाया जाता है, हमने वही सीखा है। और इसलिए हमारी प्रेरणा कुछ है तो हमारा देश है, हिंदुत्व है और भगवा ध्वज है। आध्यात्मिकता और राजनीति के बीच आप कैसे संतुलन बनाते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत जैसे देश में हर व्यक्ति के अंदर अध्यात्म है। हमने कण कण में भगवान को देखा है, हमने पत्थर को भी पूजा है, हमने वृक्षों को भी पूजा है, हमने सांप को भी पूजा है, हमने हाथी को भी पूजा है, हमने शेर की भी पूजा की है। इसलिए भारत की राजनीति ये हमेशा अध्यात्म से अनुप्राणित रही है और अनुप्राणित रहने वाली है। अगर हम भारत के बारे में सोचते हैं और हम अगर ये कहें कि साहब हम अध्यात्म से दूर हैं, कई बार अध्यात्म लोग धर्म को भी अध्यात्म मानते हैं, तो उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर मनुष्य में अगर धर्म तत्व को निकाल दिया जाए, धर्म तत्व को निकाल दिया जाए तो उसकी स्थिति पुच्छ विहीन पशु के समान हो जाती है। और इसलिए अध्यात्म से कभी भी राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। अध्यात्म हमको श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बना जाता है ये सिखाता है। अध्यात्म हमें संकट के समय हमारा संबल बन करके हमारा साथ खड़ा होता है, हमको मदद करता है। अब देखिए आप, हमारी सेनाएं युद्ध पर जाती हैं, हर हर महादेव, राजा रामचंद्र की जय, भवानी दुर्गा की जय। आखिर क्या है वो जो शक्ति हमको मिलती है ऐसे समय पर जब हमारे सामने चुनौतियां खड़ी होती हैं, तो ये शक्ति, ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं। और इसलिए अध्यात्म के बगैर न कोई देश चल सकता है, न कोई समाज चल सकता है। देखिए, दुनिया में अनेक मत पंथ संप्रदाय हुए हैं और उस समय के साथ साथ फूले फले और समय के साथ साथ समाप्त भी हो गए। लेकिन भारतीय समाज एक ऐसा समाज है, भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जो कभी भी समाप्त नहीं हुई। उसको बहुत प्रयास किए गए समाप्त करने के, तमाम तरह से लोभ, लालच, बलात्, हर तरह से उसको समाप्त करने के प्रयास किए गए, लेकिन वो फिर खड़ी हुई। और इसलिए भारत की संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा गया, जिसका ना आदि है और ना अंत है। जो अनादि है वो भारत की संस्कृति है। ये संस्कृति, ये जो प्रेरणा है वही अध्यात्म है।
संस्कृति की बात की आपने, तो अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर की दूसरे देश की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं भारत में, और अपनाते भी हैं। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर राज किया है। ये अलग बात है कि कभी भी भारत ने दास्ता को स्वीकार नहीं किया, हमेशा संघर्ष किया है। चाहे मुगल भारत में आए, उन्होंने लाठी के बल पर, तलवार के बल पर धर्मांतरण किया, राज किया, लेकिन उनकी दास्ता भारत ने स्वीकार नहीं करी। हमेशा उसके खिलाफ जंग लड़ता रहा भारत। इसी तरह से जो गोरे आए, या उनसे पहले अगर हम देखें, मुगलों से भी पहले शक आए, हुण आए, कुषाण आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत की समृद्धि को देखते, भारत की समृद्ध भारत को लूटने के लिए वो यहाँ पर आए। अंग्रेज भी मसाले के व्यापार करने के लिए भारत आए, वो कोई गुलाम करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन हम गुलाम हुए, ये बात सही है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमने कभी उनकी दास्ता को स्वीकार नहीं किया, उसके खिलाफ हम हमेशा संघर्ष किए। अगर हम इतिहास का सही आकलन करें तो लगभग 1000 वर्ष भारत ने परकियों के खिलाफ संघर्ष किया, परकियों के। अब जो इतने समय यहाँ पर रहे तो उसका प्रभाव पड़ा। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि आज़ादी के बाद हमको जो हमारा शिक्षा का माध्यम है वो देश की भाषा में करना चाहिए था, वो नहीं किया, हम कर पाए। ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता चली गई कि जो पश्चिम से प्रभावित थे, तो उनको उसी में अपना विकास दिखता था, उसी में अपनी महानता दिखती थी। और उसके कारण हम, क्योंकि कोई भी भाषा है, भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। जब हम किसी भाषा को स्वीकार करते हैं तो वो जो संस्कृति है, जिस देश की वो भाषा है, वहाँ की जो संस्कृति है, उस भाषा के साथ आती है। तो उसी का प्रभाव हमको भारत में दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे भारत का स्वाभिमान जगेगा, हमारा स्वत्व के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने पुरखों के प्रति, उनके प्रति जैसे जैसे सम्मान बढ़ेगा, तो ये चीज़ें स्वतः धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन बात जो आपने पुरखों की है, ये पहले चलती थी, अब तो ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, बादल आते हैं, लेकिन सूरज ढकता थोड़ी है। सूरज को ढक सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए बादल नहीं छिपा सकते। तो ये दौर होते हैं सर, ये समय होता है, ये सब बादल छट जाएंगे, सूरज अपनी पूरी ऊर्जा के साथ फिर धरती को प्रकाशित करेगा। जैसे कि पुरखों की बात करी आपने सर, तो पहले बहुत गिने चुने वृद्धाश्रम हुआ करते थे, अब हर देखिए मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है, क्यों है? आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, ठीक है, बीवी भी नौकरी कर रही है, हस्बैंड भी नौकरी कर रहा है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, बच्चा भी नौकरी कर रहा है। तो है, कुछ चीज़ें हैं जो काल के साथ, समय के साथ कुछ परिवर्तन होती हैं, और परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन और जो लचीलापन है, यही हमारे को लंबा जीवन देता है। इसकी कमियां लोगों की समझ में आएगी तो फिर अपने ढर्रे पर आएंगे, फिर अपना जो हमारा पारिवारिक जो कल्चर है, जो एक परिवार की हमारी संकल्पना है, जब ये चीज़ें दो सामने आएंगे तो फिर भारत अपने पारिवारिक जो परिकल्पना है उसको आगे बढ़ाएगा। परिवर्तन अगर सही दिशा में हो तो ज़्यादा बेहतर है सर, क्योंकि ये गलत दिशा में जा रही है। इससे हमारी यूथ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो रहे हैं। उन्होंने कहा ना मैंने कि कुछ है ऐसे, इसको हमको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन भारत में आज भी कितने हमारे यहाँ वृद्धाश्रम है, ठीक है, पहले ठीक है, पर देखें अगर हम तुलनात्मक देखें, दुनिया के सामने देखें तो कहाँ है? अभी कितना है? कुछ भी नहीं है। और इसलिए कोई चीज़ है जो हमको आज बुरी लगती है, कम से कम ये तो महसूस कर रहे हैं, आप भी तो युवा हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बस यही हमारे आगे चल करके, यही जो हमारी पीड़ा है, यही जो हमारी तकलीफ है, यही तकलीफ फिर परिवर्तन लाएगी। धामी जी के कार्यशैली पे आपका क्या कहना है?
धामी जी का कार्यशैली, अपना मुख्यमंत्री हैं, अपना काम कर रहे हैं, युवा हैं, बेधड़क काम कर रहे हैं। कैसा हो रहा है उत्तराखंड के लिए, कैसा है वो? ठीक है, अच्छा है। जाति जनगणना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी काफी बड़ी मुद्दा बनी पड़ी है। देखिए, 1931 तक जातीय गणना होती रही भारत में, और जब देश आज़ाद हुआ तो ये बात फिर उठी थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको नकार दिया था, इंदिरा गांधी ने भी उसको नकारा, राहुल गांधी ने भी उसको नकारा, राहुल गांधी ने उसको कहा कि हम ये सब करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हम उसका पॉजिटिव पक्ष लेंगे, सकारात्मक पक्ष लेंगे, तो भी ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी यहाँ ये व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, सब लोग जानते हैं कौन क्या है, और इसलिए उसका जो मकसद है वो क्या है, वो बड़ी चीज़ होती है। और हमें लगता है कि जो गणना का जो भारत सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लिया है, उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। लेकिन सर इस निर्णय से काफी विवाद बढ़ती जा रही है। देखिए, कोई भी चेंज आप करेंगे तो उसमें प्रारंभिक तौर पर इस तरह के सवाल उठते हैं। कोई भी कुछ भी करिए आप, ठीक है ना, आप अपने घर में कुछ भी नया शुरुआत करेंगे, एक बोलेगा ये ठीक है, दूसरा कहेगा ये ठीक नहीं है, तीसरा कहेगा कि नहीं नहीं कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये चलना चाहिए, ये हमारी एक खुली जो सोच है, और जब हम खुला सोचने का अवसर देते हैं अपने नागरिकों को, तो उसका परिणाम है कि लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। आप चाइना में चले जाएंगे तब थोड़ी कोई बोल पाएगा, वहाँ तो भाई थंब रूल है। पाकिस्तान में बोल दिया तो नहीं कर पाएगा कोई। भारत में ये हम आज़ादी देते हैं बोलने की कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन जो विद्वज्जन जो तय कर लेते हैं, गाँव में जाकर बनाते थे, हम लोगों ने भी काम किया है। अगर आज यहाँ पहुँचे हैं तो बहुत लंबे समय तक पार्टी की सेवा करने के बाद पहुँचे हैं। ये ठीक है कि उस समय पार्टी छोटी थी, आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन गया है। 17 करोड़ से भी ज़्यादा जिस राजनीतिक दल के सदस्य होंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये बातें हैं। अब वही मैंने कहा ना, शुरू में मैंने एक बात कही थी कि भाई हमको कैरियर मान के राजनीति को नहीं आना चाहिए। कैरियर ना बनाए हम राजनीति को, राजनीति में हम सेवा करें, तो फिर इस तरह की बातें नहीं आएंगी। आपने अभी एआई की बात करी है, इससे एआई के बारे में कहना है कि जब से आया यूथ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सभी चीज़। देखो, कोई भी, मैंने कहा ना, जब कंप्यूटर आए थे तो कहा कि बेरोजगारी हो जाएगी, तो कोई भी चेंज आता है तो इस तरह के सवाल उठते हैं। एआई के आने के बाद भी लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, वो सॉफ्टवेयर लाइन में। कोई भी टेक्नोलॉजी है वो हमेशा रोजगार के नए नए अवसर भी देती है, नए नए अवसर भी मिलते हैं। और इसलिए मैंने कंप्यूटर का उदाहरण दिया। जब 85-90 का दशक था तो बेरोजगारी हो जाएगी, बैंक से सारे कर्मचारी हट जाएंगे, एक ही कंप्यूटर सारा काम कर लेगा, फलाना ठिकाना, ये बातें होती हैं। लेकिन ये विश्वास करिए कि कोई भी तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसर लेकर आता है। आप कंप्यूटर ही देख लीजिए, तो क्या उससे रोजगार घटा है? क्या रोजगार बढ़ा है? जी। इसलिए ये लोगों की आशंकाएं रहती हैं। कोई नई चीज़ आती है तो इस तरह की आशंकाएं होती हैं, समय आते आते आशंकाएं दूर हो जाती हैं। पहलगाम अटैक हुई थी, उस पर विपक्षियों का कहना है कि मोदी जी, अभी बिहार में इलेक्शन है, इसलिए मोदी जी ने, मतलब ये सारी चीज़ें सरकार के नेतृत्व में हो रही है, क्या ये सही है? इस पे आपका देखिए, मैं समझता हूं कि जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। ऐसा पाप करना, इस तरह के आरोप लगाना, ये निहायत घटिया मानसिकता का प्रतीक है। अपनी सेना के मनोबल को तोड़ने वाला काम है। ये उन महिलाओं का अपमान है जिनके सिंदूर मिटा दिए गए। और मैं और ये कहना चाहूँगा कि ये नारी जाति का अपमान है। हमको ऐसे मौके पर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए।
और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को, जो उन आतंकियों का सरगना है, जिस तरह से उनको जवाब दिया है, ये ऐतिहासिक जवाब है। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है ये समझ सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया, कुछ लोग युद्ध की खुमारी से ग्रस्त हैं। देखिए, युद्ध समाधान नहीं है। रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमास और इजराइल में क्या हो रहा है, वियतनाम और अमेरिका में क्या हुआ, युद्ध समाधान नहीं है। समाधान टारगेटेड है। आतंकवादी भारत में आकर अगर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनका घर उजाड़ने की बात है। उनकी जगह जहां है वहां पहुंचाने का काम, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, वो काम हमारी सेना ने किया है। भारत आज कितना मजबूत है। आज दुनिया ने भारत की चाहे जल शक्ति हो, नभ शक्ति हो, थल शक्ति हो, या फिर चौथा हमारा जो इंटेलिजेंस है, अगर हम उसको देखें तो आज भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो जवाब दिया है। उसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। आज पूरा देश तिरंगा हाथ में लेकर के और मोदी जी को और भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। सर, जैसा कि सीज फायर सडनली हुआ था, तो इस पे लोगों का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे मोदी जी देखिए ऐसा है, जब ऑपरेशन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, तब क्या हुआ था? तो सर, ठीक है, जब 26/11 हुआ, कौन था देश का सरकार में? उन्होंने क्या किया? कब जवाब दिया? जब भारत में सीरियल ब्लास्ट हुए हमारे महानगरों में, कब जवाब दिया गया? इनसे हम ये पूछना चाहते हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि तुमने क्या जवाब दिया। आज मोदी जी ने जवाब दिया, तब भी तुम प्रश्न उठा रहे हो, तब भी तुम सवाल उठा रहे हो। ये घृणित मानसिकता है। इस घृणित मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ कुछ देखिए, मीडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया सर, मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया पाकिस्तान को भारत का हो, वो अपने पक्ष में बोलेगा ही। पाकिस्तानी मीडिया है, वो पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, बहुत अच्छा है, उसको बोलना चाहिए। हमारे मीडिया को भी पक्ष में बोलना चाहिए। हमारे नेताओं को भी ऐसे मौके पर खड़ा रहना चाहिए साथ में, जिस तरह से 71 की लड़ाई में अटल जी इंदिरा जी के साथ खड़े हुए थे। अटल जी हमारे नेता थे, वो इंदिरा जी के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा देश की बात है, हम आपके साथ खड़े हैं। इस बीच में एक नेहा सिंह राठौर नाम की लड़की जो उत्तर प्रदेश की, छोड़ो, क्या नेहा सिंह के क्या बात करना उसके बारे में? सर, उन्होंने कुछ नहीं बात करना उसके बारे में। कोई सवाल है कैसे? ऐसे तो सड़क छाप कितने क्या क्या बोल रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ी जवाब देंगे। अच्छा, तो फिर इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है इस सीज फायर के बारे में? नहीं, उन्होंने स्वयं कह दिया कि मेरी कोई बात नहीं हुई, स्वयं कह दिया ना। तो ये गलत अफवाह है। देखिए, बात करते हैं तो कोई भी, दुनिया आज बहुत छोटी हो गई है। आज कम्युनिकेशन, आपसी सौहार्द, आपसी संबंध बहुत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है। तो उसमें हम लोगों को बोलने की गुंजाइश क्या है? हम लोग उसमें क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, बड़े लोग हैं, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आपने संसद में बार बार खनन के मामले को लेकर के दहाड़ा है, इस पे गवर्नमेंट क्या करे? देखिए, खनन ही इश्यू नहीं है। देखो, इश्यू पर्यावरण है, खनन भी उसमें एक विषय है। और इसलिए जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण पर सदैव सतर्क रहें। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। सरकार को उसमें सख्त रवैया अपनाना जरूरत है, तो सख्त रवैया भी अपनाना चाहिए। कम से कम नुकसान पर्यावरण को पहुंचे, ये हमको सदैव ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मैंने वो इश्यू उठाया था। लोगों ने उसमें खनन को ही एक इश्यू मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनको लेकर बात की। मैंने जो हमारी जो
ऊंचे पहाड़ों में जो छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं टेम्पररी, उनको लेकर बात करी। कई तालाब ऐसे हैं कि जो समाप्त नहीं हुए, स्वतः समाप्त हो जाते थे, लेकिन नहीं हुए। ऐसे 5-6 ताल ऐसे कि जो समाप्त नहीं हुए, उनसे कोई खतरा तो नहीं है। इन तमाम विषयों को लेकर के मैंने उठाया है। और जो हमारे जो प्रकृति को और जो पूरा एक जो इकोसिस्टम है हमारे प्रकृति का, उसको लेकर मैंने बातें की हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको उसको संपूर्णता में लेना चाहिए, किसी की आलोचना के रूप में नहीं लेना चाहिए, और जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको दुरुस्त करने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है उत्तराखंड में, उनके कार्यकाल में उत्तराखंड के पर्यावरण को लेकर के कौन कौन से कदम उठाए गए हैं सर? देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो हमारा कानून है वो भारत सरकार का कानून होता है। एनजीटी उसको समय समय पर मॉनिटर करती है, और एनजीटी एक स्वतंत्र एजेंसी है। ये कहना चाहिए कि वो एक तीसरी आंख है कि जो इस पर हर समय नज़र रखती है। किसी भी स्टेट का ये दायित्व है कि जो विशेषज्ञों ने जो गाइडलाइन तय की हैं, उस गाइडलाइन को उनको फॉलो करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि प्रकृति की जो संरक्षा है वो होती रहे। बताओगे? 4 धाम पे परियोजना और मतलब परियोजना पर पर्यावरण को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। देखिए, डेवलपमेंट की जहाँ बात होगी तो पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ठीक है। जब भी डेवलपमेंट जो भी हम होता है तो उसका प्रभाव हमारी कृषि भूमि पर पड़ता है। कृषि भूमि कम होती है, उसके कारण हमारे जो सड़क के आसपास या जहाँ पर भी हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई हम माइनिंग कर रहे हैं, तो सीधा सीधा नुकसान हमारे पर्यावरण को उसका होता है। उसके लिए व्यवस्था है कि भाई माना हम पेड़ काटते हैं, तो एक पेड़ अगर काट रहे हैं तो वो कितने पेड़ लगाने चाहिए, कम से कम नुकसान हो। तो उसके लिए हमको तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हमारे वैज्ञानिकों ने दी हैं, विशेषज्ञों ने दी हैं। तो मैंने इसलिए कहा मोटे तौर पर कि जो विशेषज्ञ लोगों की जो राय है, उनके मार्गदर्शन में ही हमको ये सब करना चाहिए। उत्तराखंड में सर कभी भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो इस पे गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसा? अब जो प्राकृतिक आपदा है, आपदा कभी बता के नहीं आती। तो सर गवर्नमेंट तो कुछ आपदा कभी भी बता के नहीं आती, और आपदा के लिए भी सेंटर एक्ट है, उसमें हम कोई कटौती नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हम और कुछ ऐसे उसमें कुछ आयाम जोड़ सकते हैं कि ताकि आपदा को हम न्यूनीकरण कर सकें, कम कर सकें। दूसरा कि हम अवेयरनेस करें, लोगों में जागरूकता हो। आकाशीय बिजली गिरती है, हम पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, वो तो है। हम अपने लिए और बड़ा खतरा मोल लेते हैं जी, ठीक है ना। हम और बड़ा खतरा अपने लिए लेते हैं, और तरीका क्या है? अवेयरनेस रहेगी कि भाई लेट जाना चाहिए, ठीक है। हम किसी पोल के नीचे खड़े हो जाते हैं, कोई बिजली की तार जा रही है या टेलीफोन का एंटीना लगा हुआ है, हम वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर हमको क्या करना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम, मैंने जो कहा कि आपदा न्यूनीकरण हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। एक और सवाल आखिरी, अभी की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? ये जागरूक रहिए और अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी सोचिए, अपने परिवार के लिए भी सोचिए, और बड़ी सोच रखिए, उदार रहिए। ओके, धन्यवाद सर। ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद।